बहुत सालों पहले की बात है। एक साधु एक गांव की तरफ से गुजर रहे थे और वो बहुत थके हुए थे। उन्होंने सोचा कि अब कुछ देर के लिए वो आराम कर लेंगे। फिर एक बड़े से पेड़ के पास जाकर वो बैठ जाते हैं। फिर उसी रास्ते से गुजरने वाला एक बूढ़ा आदमी जो कि आम बेचने वाला था, वो अपनी आम की टोकरी को लेकर वहाँ से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर उन साधु पर पड़ जाती है। बाबा, मैंने आपको हमारे गांव में पहले कभी नहीं देखा था। लगता है कि आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं। ये ले लीजिए बाबा, इन आमों को खा लीजिए, आपको अच्छा महसूस होगा। और हाँ बाबा, यहाँ से बहुत करीब में ही मेरी एक झोपड़ी है। आप अगर चाहें तो आकर थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। इतना कहकर वो अपनी आम की टोकरी से 3 आम निकालकर उन साधु को दे देता है और फिर वो साधु भी उन आमों को खाकर फिर से उनकी गुठलियों को उसी आदमी के हाथ में दे देता है, जिसको देखकर वो आदमी थोड़ा सा चौंक जाता है कि ये क्या तरीका होता है। फिर उस साधु ने उस आदमी से कहा कि इन गुठलियों को ले जाकर उनके घर के आंगन में गढ़ा दे, और साथ ही साधु ने ये भी कहा था कि तुम जैसे अच्छे मन वाले आदमी के साथ भगवान सब कुछ अच्छा ही करेगा। इतना कहकर वो साधु वहाँ से चला जाता है। फिर वो आदमी भी उन गुठलियों को लेकर अपने घर पहुँच जाता है और फिर अपने घर के आंगन में उन गुठलियों को गाड़ देता है और ये बात वो पूरी तरह से भूल ही जाता है। अरे लक्ष्मी, राजू कहाँ है? क्या उसने खाना खा लिया? अरे क्या बताऊं आपको, पता है कितनी जिद कर रहा था। जब मैं खिलाती हूँ तो तभी खाता है और मैं नहीं खिलाती हूँ तो ऐसे ही बैठ जाता है। ये दिन ब दिन बढ़ने की जगह बच्चा बनता जा रहा है। हाँ लक्ष्मी, अब हम कर भी क्या सकते हैं। कितने साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन हमारे यहाँ औलाद नहीं हुई थी। लेकिन भगवान ने इतने समय के बाद हमें औलाद दिया, लेकिन उसको देखने की खुशी भी ज्यादा समय तक नहीं बची। कहने के लिए तो इतना बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी उसका दिमाग बिल्कुल बच्चों की तरह है। मुझे तो हमेशा एक ही बात की चिंता होती है लक्ष्मी, कि हमारे जाने के बाद हमारे राजू का ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि हम तो बहुत बूढ़े हो गए हैं ना। पिताजी पिताजी, पता है ये गन्ना ना बहुत मीठा है, क्या आप खाएंगे? अरे नहीं राजू, मुझे नहीं चाहिए, तू खुद खा ले। और वैसे क्यों अपनी माँ को ऐसे हमेशा तंग करते रहते हो? माँ तो पगली है पिताजी, हमेशा यही कहती है कि तुम अभी बहुत बड़े हो चुके हो और तुम्हारा खाना तुम्हें अपने हाथ से ही खाना पड़ेगा और तुम्हें खुद नहाना पड़ेगा। अब ये सब मैं कैसे करूँगा पिताजी? माँ बहुत गंदी है, आप माँ पे गुस्सा करो ना पिताजी। देखा आपने कैसी बातें कर रहा है ये। अब इस उम्र में इस लड़के को मैं कैसे संभालूं? अरे लक्ष्मी चुप हो जा, ऐसे इतनी चिंता मत कर इसकी। वैसे तेरा इस तरह से चिल्लाने का उस पे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो अभी बच्चा ही है ना। तू इसके बारे में बिल्कुल चिंता मत कर, मैं इसको सारे काम समझा दूंगा और सिखा भी लूंगा। पिताजी पिताजी, कल आप बाजार जाओगे ना, आते समय मेरे लिए मिठाई लेकर आना। हाँ बेटा, ला दूंगा। अभी जाकर जल्दी से सो जा, बहुत रात हो चुकी है। कहने के लिए तो राजू की उम्र पूरे 30 साल की थी, लेकिन फिर भी उसका मन बिल्कुल बच्चों की तरह होता था। माता पिता के सिवा उसकी कोई दुनिया नहीं थी। वो उन दोनों के बिना अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकता था। उन बूढ़े माता पिता की हमेशा एक ही चिंता रहती थी कि अगर उनको कुछ हो जाएगा तो उनके बाद उनके बेटे का क्या हाल होगा, क्योंकि उसको तो अपने से कुछ करना नहीं आता। इसीलिए उसका पिता हमेशा राजू को कोई न कोई काम सिखाता रहता था कि कैसे अपने खुद के काम खुद को करना चाहिए और कैसे खाना बनाते हैं। ऐसे ही समय बीतता गया
और फिर इन दोनों माता पिता की चिंता बढ़ती गई, क्योंकि ये अभी बूढ़े होने वाले थे। और जो गुठलियां साधु ने दिए थे, उन चीजों के बारे में तो राजू का पिता पूरी तरह से भूल चुका था। कुछ समय बाद उन गुठलियों को जहाँ राजू का पिता गढ़ाता है, वहाँ छोटे छोटे पेड़ निकल आते हैं। तभी गांव में गोपाल राव नाम का एक व्यापारी आ जाता है। वो गांव के सारे लोगों को पैसा कर्ज में दिया करता था और उनका ब्याज भी लिया करता था। गोपाल राव का एक खेत था जो कि राजू की झोपड़ी के पास ही रहता था। अब उसने सोचा कि किसी भी तरह ये सारी जगह भी वो अपने नाम कर ले। इसीलिए वो राजू के पिता के पास जाकर कहने लगा कि अपने बेटे का इलाज किसी अच्छे से शहर में ले जाकर किया जाए, जिसके लिए उसको जितना पैसा चाहिए होगा ये खुद इसको देगा, और तो और उन पैसों का वो ब्याज भी नहीं लेगा। उसकी बातें सुनकर राजू का पिता सब सच मानने लगा और फिर उसने कहा कि हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। बिना देर किए गोपाल राव ने कहा कि वो उसको 1 लाख रुपए तो दे देगा, लेकिन उसके लिए उसको कुछ कागजात पर अपना अंगूठा लगाना होगा। राजू का पिता उसकी बातों को सच मानने लगा और सोचने लगा कि ये तो बहुत अच्छा इंसान है। ये सोचकर राजू का पिता उसके पास से पूरे 1 लाख रुपए ले लेता है और फिर शहर जाकर बहुत सारे अस्पताल फिरने लगता है। सारे डॉक्टर्स ने यही कहा था कि इस बच्चे का इलाज नहीं होगा, ये समस्या ऐसे ही रह जाएगी, इसका कोई इलाज नहीं है। ये बात सुनकर बहुत निराश हुआ राजू का पिता वापस अपने गांव आ जाता है और उसके पास जो बाकी का पैसा बचा था वो सारा का सारा गोपाल राव को दे देता है और कहता है जो 20,000 मैंने खर्च किए हैं वो बहुत जल्दी ही लौटा दूंगा, और उसकी सहायता करने के लिए वो उसका बहुत शुक्रगुजार है। ये कहकर उसके दोनों हाथ गोपाल राव के सामने जोड़ देता है। अरे तुम्हारे मेरे सामने हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, और वैसे भी मैंने तुम्हें 1 लाख नहीं बल्कि 10 लाख दिए हैं, इस तरह इस कागजात में लिखे हैं, और इस पे तुमने अपना अंगूठा भी लगा लिया। देखो साहिब, मैं आपके पांव पड़ता हूँ, मेरे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। मेरा बेटा बिल्कुल भोला है, उसको कुछ नहीं पता। हमारी हाल तो आप जानते ही हैं, हमें कृपा करके छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, छोड़ दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हारी झोपड़ी जिस जगह में बनाई है उस पूरी जगह को तुम मेरे नाम कर दो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो पूरे 10 लाख रुपए मेरे पास लाकर दे दो। अगर इस बात के लिए भी तुम मना कर दोगे तो गांव में पंचायत रखवाऊंगा और उसमें भी मैं यही बात कहूंगा। अब जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए बस 4 दिन का वक्त है, जो कर सकते हो करो। राजू का पिता घर जाता है और बहुत ही रोता हुआ ये सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए थे। एक दिन की बात है कि गोपाल राव ने गांव के बड़े लोगों से बात की थी और गांव में पंचायत रखवाई थी, और पंचायत में लोगों ने ये कहा कि उन लोगों को 2 साल का समय दिया जा रहा है। अगर 2 साल में सारा का सारा पैसा गोपाल को नहीं वापस करेंगे तो राजू की झोपड़ी जहाँ थी वो सारी की सारी जगह गोपाल की हो जाएगी। अब राजू के पिता की तरफ बात करने वाला भी कोई नहीं था, जिससे उनकी सहायता कोई नहीं कर रहा था। ये बात सुनने के बाद दोनों माता पिता बहुत ही चिंतित रहते थे। हमेशा बस उसी ख्याल में रहते थे कि अगर उनकी वो जगह भी चली जाएगी तो उनका बेटा कैसे जिएगा। इसी बात से परेशान रह रहे राजू के माता पिता धीरे धीरे बीमार होने लगे और किसी कारण उन दोनों की मौत हो जाती है। अब राजू दुनिया में बिल्कुल अकेला हो गया था, लेकिन उसके पिता के समझाए कामों को सीखकर राजू अपनी जिंदगी गुजारने लगा कि खुद के काम कैसे करते हैं और खुद के लिए खाना कैसे बनाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे राजू सारे काम सीखने लगा। वो फल और सब्जियां भी बाजार ले जाकर बेचा करता था और उन पैसों से अपने जीवन का गुजारा करता था। पंचायत में जो 2 साल का वक्त उनको दिया गया था उसके खत्म होने में अभी 6 महीने बाकी थे, लेकिन गोपाल राव ने फिर से एक बार पंचायत में बात रखवाई थी। अरे पैसा तो मेरे पास नहीं है, अगर आप लोगों को चाहिए तो ये फल ले लो। अरे ओ पागल कहीं के, अगर पैसा लाकर नहीं दोगे तो अपनी झोपड़ी को खाली करना पड़ेगा। लेकिन वो घर तो मेरा घर है और मैं मेरे घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मेरा पैसा वापस करो, नहीं करोगे ना
तो ठीक 6 महीने बाद पुलिस आकर अपना काम करेगी, तुम्हें उस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगी और फिर वो जगह मेरी हो जाएगी। नहीं, मैं मेरे घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो आपका पैसा मैं वापस कर दूंगा, लेकिन मेरा घर छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे ओ पागल, वो 10 या 5 रुपए नहीं है, पूरे 10 लाख रुपए है। क्या इतना पैसा लाकर दोगे? हाँ, मैं दूंगा ना। मैं काम करूंगा और बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। मैं फल भी बेचूंगा और सारा का सारा पैसा वापस लौटा दूंगा। इतना कहकर सारे लोग वहां से चले जाते हैं और बाकी लोग सभी राजू को देखकर हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। राजू भी अपने घर चला जाता है और वहां बैठकर रोने लगता है। माता पिता को बहुत याद करता है। तभी उन तीनों आम के पेड़ों पे छोटी छोटी कैरियां लगी थी। बहुत जोर की हवा चलने लगी। तभी एक कैरी आकर राजू के सामने गिर जाती है। राजू उस कैरी को अपने हाथ में ले लेता है और इस तरह से कहने लगा, काश ये कच्ची कैरी पक जाती और मीठी बन जाती। मेरा मन पक्का आम खाने का बहुत कर रहा है। इस तरह कहना ही था कि वो आम की कैरी उसके हाथ में बहुत ही सुंदर सा एक पका हुआ आम बन जाता है। उसको देखकर राजू बहुत चौंक जाता है और फिर बिना देर किए वो उसको खाने लगता है। उसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा था। वो बहुत मीठा और स्वादिष्ट था। उसने अपना सर उठाकर ऊपर देखा था। उसने देखा कि तीनों ही पेड़ों पे बहुत सारी कच्ची कैरियां लगी हुई थी, जिनको देखकर वो ये कहने लगा कि ये सारी की सारी कैरियां पके आम की तरह बन जाए। उसका ये कहना ही था कि सारे के सारे आम बहुत ही चमकते हुए एकदम सोने की रंग के बहुत ही खूबसूरत आम में बदल जाते हैं, जिनको देखकर राजू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर राजू ने बिना देर किए वो सारे आम पेड़ से तोड़ लेता है और उनको मार्केट ले जाकर बेचने लगता है। उसको एक ही दिन में इतनी कमाई हुई थी जितनी कमाई वो पूरे 1 महीने में कमाया करता था। इस तरह राजू का पहला दिन गुजर जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह को राजू ने देखा कि सारे पेड़ों पर फिर से कच्ची कैरियां ढेर सारी लगी हुई थी। उसने फिर से वैसा ही कहा था जैसा पहले दिन उसने कहा था। उस दिन भी पूरे के पूरे आम पक्के आम बन जाते हैं। रोजाना राजू ऐसे ही आम काटता और बाजार में ले जाकर बेचाया करता था। ऐसे उसने बहुत कम समय में ही बहुत सारा पैसा कमाने लगा था। सारे लोगों को यही लगता था कि ये पागल पैसा कैसे कमा सकता है, और गोपाल राव को भी यही लगता था कि ये पागल लड़का मुझे इतना पैसा कहाँ से ला कर देगा। लेकिन देखते ही देखते राजू ने बहुत कम समय में ही बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए थे और ठीक 2 महीनों में ही सारा पैसा उसने जमा कर लिया था और गांव के बड़े लोगों से कहकर पंचायत भी रखवाई थी और सारे बड़े लोगों के सामने सारा का सारा पैसा राजू गोपाल राव के हाथ में रख देता है। एक ही बार में इतना पैसा वापस करते ही गोपाल राव बहुत परेशान हो जाता है। इतना ही नहीं, उसको तो वहाँ दिल का दौरा भी पड़ जाता है। ये सब देखकर गांव वालों ने यही कहा था कि उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि एकदम मासूम सा लड़का था। उसके साथ उसने बहुत अन्याय किया था। उसके साथ तो भगवान ने जो किया अच्छा ही किया। उस दिन के बाद से राजू को कोई कुछ नहीं बोलता था। जो भी देखता उसको बहुत ही इज्जत की नजरों से देखता था। इसीलिए कहते हैं कि माँ बाप के किए अच्छे काम बच्चों के जरूर काम आएंगे। ये राजू के साथ बिल्कुल ठीक हुआ था।